तो हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 7 के टैलेंट एक्स के मैथमेटिक्स में 47 तक के क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। तो आज 47 के बाद वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट कर देते हैं, टाइम पास फोकट करना ही नहीं है ना। 48 क्या कह रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 50 मीटर एंड ब्रेथ 20 मीटर एट द रेट ऑफ 12 to 5। मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसको ना लेंथ उसकी 50 मीटर है और 20 मीटर उसकी ब्रेथ है। फेंसिंग होता होगा, कुछ फेंसिंग करना या कुछ होता होगा। तो फेंसिंग करने पर जो उसकी रेट है 12.25 पर मीटर है। तो हमें क्या करना होगा? अब देखो 12.25 पर मीटर है, पर मीटर है, एक मीटर का 12.25 है। हम एरिया निकालेंगे तो इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर में आएगा। तो वो हम ये रेट वहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि मीटर स्क्वायर में आएगा और ये पर मीटर में लग रहा है। पेरीमीटर में हम लगा सकते हैं। तो चलो पेरीमीटर क्या होगा? लेंथ हमें दे रखी है, कितनी दे रखी लेंथ? 50 मीटर। ब्रेथ हमें दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर निकालो। ठीक है, पेरीमीटर निकालो, फिर जितना आएगा उसका 12.25 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों कर देना? क्योंकि पर मीटर रेट है 12.25। चलो निकाल दे। 2 L प्लस बी पेरीमीटर होगा, 2 15 प्लस 20 मीटर होगा, मीटर में होगा कितना? 35 सेंटीमीटर। अब एक मीटर का जो रेट है 12.25 है, तो सेंटीमीटर की रेट क्या हो जाएगी? 70 इंटू 12.25। ये होगा हमारा 5 7 7 5 8 0 857.5 857.5। अरे बाप रे बाप, आंसर में नहीं है तो कहाँ मिस्टेक करी? 87.5 50 प्लस 20 35 होगा, पैरामीटर 2 से मल्टीप्लाई होगा 70। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी सही तो किया है। 85। हाँ, तो इसमें से कोई ऑप्शन, एक ऑप्शन आया नन ऑफ दिस, हमारा आंसर है 857.5। तो देख चेक करते हैं, 48 का मेरा आंसर आ रहा है 4, नन ऑफ दिस। मतलब 857 जो वो अपने ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो नन ऑफ दिस ही आएगा। कौन सा है? 48 का अपना आंसर है 4। 48 का आंसर है 4। 48 का आंसर 4 आया है। ठीक है, तो सही था, वो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर है नन ऑफ दिस। ठीक है, देख लो, इसको पोस्ट करके अगला करते हैं फिर। अगला कौन सा? 49। क्या कह रहा है? 49 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 ए इंटू था वो, हाँ, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाई 2 प्लस बोर्ड मास का रूल लगेगा, लगेगा। उसके बाद प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी? जो सर्कुलर ब्रैकेट वाला है उसको, शायद उसको ब्रैकेट ही बोलता है, और उसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको तो हम सीधा 1/4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी 1/4 लिख दो, डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ में, तो हम लेफ्ट से राइट साइड में जाएंगे। डिवाइड बाय 1/2 प्लस ये 1 आएगा। ठीक है, 1/4 आ जाएगा 1/2 प्लस 1। 1 डिवाइड बाई 4 डिवाइड में चले जाता है, ये आ जाएगा 3/2। 2 से 2 गया, आंसर आया 1/6। 1/6 ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। ठीक है, सिंपल था बहुत, इसकी तो प्रैक्टिस भी हो गया अब तक आपको, है ना। 50 one day the number of first class and second class passenger who traveled were in ratio 1/30। ठीक है, the ratio of first class and second class fare is 3:1। the total amount collected from the passenger that day was 66,000। find the amount collected from the first class passenger। देखो क्या कह रहा है हमारे को कि जो नंबर ऑफ पैसेंजर
फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास का जो रेशियो है वो 1/30 है, और प्राइस ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास की जो रेशियो है प्राइस का वो 3/1 का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NX जो कि फर्स्ट क्लास मान लेते हैं N/2 क्लास। N क्या है? N डिनोट करता है आता है नंबर को, तो ये रेशियो में दे रखा है 1/30। मतलब अगर 30 सेकेंड क्लास के लोग, मतलब 30 पैसेंजर सेकेंड क्लास एसी में आते हैं तो केवल एक पैसेंजर फर्स्ट क्लास एसी में आएगा, है ना। और क्या दे रखा है? प्राइस ऑफ एक्स यानी फर्स्ट क्लास, प्राइस ऑफ आई यानी सेकेंड क्लास, ये है 3/1, है ना। तो ये हमारा रेशियो है। अभी क्या करता हूं मैं, जो देखो, अब जो मनी जो कलेक्ट होगा, जो जितना भी अमाउंट कलेक्ट होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ पैसेंजर इनटू प्राइस ऑफ दैट क्लास। क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ पैसेंजर इनटू प्राइस ऑफ दैट क्लास। मतलब मान लो 3 फर्स्ट क्लास के 3 जो लोग हैं फर्स्ट क्लास में आए हैं, तो 3 जो पैसेंजर है फर्स्ट क्लास एसी में आए और उसका टिकट मान लेते हैं 30 रुपये, मान लेते हैं 30 तो होगा नहीं, 300 मान लेते हैं, तो टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट होगा इनको रेलवे वालों को? 3 × 300 इक्वल्स टू 900, यानी 3 तो नंबर ऑफ पैसेंजर था और 300 जो था वो प्राइस ऑफ 1 पैसेंजर था। तो हमें नंबर ऑफ पैसेंजर का रेशियो दे रखा है, इसका रेशियो दे रखा है ना। तो हम दोनों को इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे आएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 1/30 इंटू 3/1 इक्वल्स टू, ये ऊपर वाला 1 क्या है? नंबर ऑफ पैसेंजर, 3 क्या है? प्राइस ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर इन फर्स्ट क्लास, और PX का जो 3 आया ये क्या है? फर्स्ट क्लास एसी का प्राइस है। नीचे सेकंड क्लास एसी का नंबर है, पैसेंजर्स का नंबर है ना, कितने नंबर आए पैसेंजर्स के, कितने पैसेंजर आए मतलब, और जो PY जो है वो प्राइस ऑफ सेकंड क्लास। ठीक है, तो ये हमारा जो रेशियो जो निकला है ये उसका निकला है टोटल अमाउंट का, कि किस क्लास में से कितना अमाउंट हमें मिला, कलेक्ट हुआ है। तो मान लेते हैं कि जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो X/Y के रेशियो में होगा। X क्या है? टोटल अमाउंट जो कि फर्स्ट क्लास एसी से निकला है, और Y क्या है? जो टोटल अमाउंट जो हमें उससे निकला है सेकंड क्लास एसी। तो ये कितना आएगा? 1/10 XY। और कितना टोटल अमाउंट मिला है रेलवे वालों को? X+Y हमें दे रखा है कि उस दिन 66,000 अमाउंट कलेक्ट हुआ था। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का जो अमाउंट का रेशियो हम निकाल चुके हैं 1/10 है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, y इक्वल्स टू 10x हो जाएगा। x क्या है? फर्स्ट क्लास एसी का जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो है, तो यहाँ पर रख देता हूँ x प्लस 10x इक्वल्स टू 66,000, 11x इक्वल्स टू 66,000, x कितना आ जाएगा इससे हमारा? 6,000। मतलब उस दिन रेलवे को 6,000 अमाउंट कलेक्ट हुआ केवल और केवल फर्स्ट क्लास एसी से, फर्स्ट क्लास से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सेकंड है। क्या था? नंबर ऑफ पैसेंजर्स का रेशियो में दे रखा था किसने में? फर्स्ट क्लास डिवाइड बाय सेकंड क्लास का, और प्राइस का रेशियो भी दे रखा है, फर्स्ट क्लास का प्राइस है, सेकंड क्लास का प्राइस है, तो इसका रेशियो ये है। हमने उनका मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल अमाउंट का रेशियो निकल गया, फर्स्ट क्लास से इतना अमाउंट आया होगा, सेकंड क्लास से इतना अमाउंट आया होगा। फिर हमें टोटल अमाउंट कितना मिला वो दे रखा था, इक्वेशन बनाई, वैल्यूज रखी, आ गया हमारा आंसर। देख लो इसको। ठीक है, अगले पे चलता है। क्या है अगला? हम्म 51। The top of a broken tree touches the ground at a distance। मतलब एक ट्री है ना, ये ट्री मान लो इसको, ये मान लेते हैं यहाँ से टूट गया है, टूट के ऐसे गिरेगा, है ना। तो हमें बोला गया जो टूट के गिरा है वो उसके बेस से ग्राउंड पर 50 मीटर के डिस्टेंस पे, बेस से ग्राउंड पर 50 मीटर के डिस्टेंस यहाँ पर गिरा है ना।
और इफ द ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 8 मीटर, बोला है कि 8 मीटर की हाइट पे वो ट्री टूटा है, तो क्या निकालना है, देन द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री, ये ट्री का टूटा हुआ हिस्सा जो टेढ़ा हुआ है, तो हमें टोटल इसकी हाइट निकालनी, 8 मीटर ये, और ये टूट के जो नीचे गिरा इसकी भी हाइट निकालनी, ये क्या है हाइपोटेनियस ही तो एक तरह से, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपना निकालना है, लेंथ कितनी है 8 का स्क्वायर यानी 64, और ये कितना है इसका 15 का स्क्वायर यानी 225, एच स्क्वायर ये हो जाएगा 9 8 2 2 8 9 17 का होता है होल स्क्वायर, 17 में होता है ना, 17 फिर ये 17 7 जा, हाँ ठीक है 17 का ही होता है, तो हमारा जो टूटे हुए ट्री का जो लेंथ है वो 17 मीटर रही है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी इसकी लेंथ और ये हाइपोटेनस 8 + 17 25, तो टोटल ट्री की हाइट कितनी थी 25 मीटर, ऑप्शन सेकंड हमारा सही था, ठीक है देख लो इसको, काली काली जुल्फों के बंदे, हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट 27 की पावर 2/3, 81 की पावर 1/2, यानी क्या है ये अंडर रूट लगा हुआ की पावर कितनी है, ए पावर है और इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हमें बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 0, ए हाँ क्या बोला है कि ए की वैल्यू निकालो, अच्छा हमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ ए, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन है -1, एक ऑप्शन है 1, एक ऑप्शन है 1/2, एक है 2, मतलब ए की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, पर हमें पूछा है कि इन चारों में से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, तो देखो सॉल्व करने तो बैठोगे ही आप, है ना, सॉल्व करने बैठोगे फिर निकालोगे आंसर, थोड़ा मुश्किल से आएगा पर बहुत सौ का आ भी जाएगा, है ना, पर सॉल्व करने के बजाय थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है ना, क्या है पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है, किसी एक्सप्रेशन की पावर से तो मैं 0 नहीं निकाल सकता हूँ, है ना, अगर कोई भी वैल्यू होगी 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू होगी, उसकी पावर अगर मैं 0 भी रखूंगा ना तो 1 आएगा, माइनस में 1 रखूंगा तो वो जो 5 था, मान लो एग्जांपल के लिए 5 होगा, 5 की पावर -1 है तो वो 1/5 हो जाएगा, है ना, उधर आगे की तरफ जाऊंगा तो पावर बढ़ती जाएगी, तो 5 की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पर कभी 0 नहीं होगी, मतलब पावर से तो मैं कभी किसी को 0 नहीं बना सकता हूँ, पावर से मैं कभी भी किसी, ये जो डायग्राम होता है ना इसका ए की पावर x, ए कुछ भी है, वो डायग्राम ऐसा होता है, तो ये डायग्राम कभी भी, ये यहाँ पर अपना 0 है, देखो ये कभी भी 0 को टच नहीं करेगा, मतलब पावर पावर से तो कभी भी 0 नहीं आ सकता, है ना, तो इसका क्या मतलब है 0 ये अंदर ही आ रहा होगा, है ना, सॉल्व करके बता देता हूं मैं, मान लेता हूं 27 3 की पावर 3, यही बनेगा ना, 27 क्या है 3 की पावर 3 तो है, और 81 जो कि अपना 9 की पावर 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ये 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 9 2 इंटू 1/2, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, है ना, ये क्या हुआ 3 का स्क्वायर बचा, तो 9 - 9 = 0, है ना,
तो ये अंदर का एक्सप्रेशन है हमारा 0 है, वही 0 बना रहा है। तो a की पावर क्या हो सकती है, a की पावर -1/2। अब देखो 0 की पावर -1 यानी क्या मतलब हुआ इसका, 1/0, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, ये बनता है इनफाइनाइट। और मैथ्स में इनफाइनाइट जैसा कुछ नहीं है, इनफाइनाइट की कोई वैल्यू है नहीं मैथ्स में, क्या किसी में। तो ये एक हमारी वैल्यू हो ही नहीं सकती, कभी भी 1/0 को फॉर्म में आता ही नहीं है। अगर आ रहा है तो क्वेश्चन गलत है ना, और या फिर वो एक्सप्रेशन ही गलत है। तो 1/0 मैथ्स में कभी नहीं आता है ना। क्यों नहीं आता, क्योंकि 1/0 की वैल्यू है ही नहीं, इन्फिनिटी। कैलकुलेटर में डालो आप, नॉट डिफाइंड आता है, मतलब इसकी वैल्यू हम पता नहीं लगा सकते, नॉट डिफाइंड, 1/0 की वैल्यू हम पता नहीं लगा सकते। तो a की वैल्यू -1 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि -1 रखने पर वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। तो a की वैल्यू -1 तो कभी नहीं होगी। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा सही हो गया। विच फाइंड द वैल्यू ऑफ a that कैन नॉट बी। ठीक है, 1 रखूंगा, 0 की पावर 1 0 होगा, 0 की पावर 1/2 0 होगा, 0 की पावर 2 भी 0 ही होगा, है ना। बाकी कुछ भी हो सकती, लेकिन -1 तो कभी नहीं होगी। ठीक है, अगला करते हैं 53 वाला क्या कह रहा है, इफ AB प्लस BC इक्वल्स टू 10, ठीक है, BC प्लस CA इक्वल्स टू 12, CA प्लस AB इक्वल्स टू 16। अब इसको कैसे करता हूँ, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करता हूँ, इजी। क्या होगा ये, BC प्लस CA माइनस AB माइनस BC, 12 माइनस 10, BC से BC गया, क्या बचा, CA माइनस AB इक्वल्स टू 2। इसको इक्वेशन 4 मान लो। CA ये रहा, AB ये रहा, तो दोनों को प्लस कर देता हूँ। इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ, क्या हो जाएगा ये, CA प्लस AB, ये CA माइनस AB, 16 प्लस 2। तो यहाँ से AB से AB जाएगा, 2CA इक्वल्स टू क्या होगा, 18। तो यहाँ से CA की वैल्यू क्या आई है, 9। CA की वैल्यू 9 नहीं है, तो यहाँ पर CA की वैल्यू 9 डाल देता हूँ। 9 प्लस AB इक्वल्स टू 16, तो AB 9 अंदर जाएगा तो कितना बचेगा, ये 7। AB की वैल्यू 7 निकल के आएगी। ये AB की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, 7 प्लस BC इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या आएगी, BC की वैल्यू आएगी 10 माइनस 7 3, यानी AB की वैल्यू आई है 7, BC की वैल्यू आई है 3, और CA की वैल्यू आई है कितनी आई थी, 9। क्या पूछा है हमें, फाइंड द पेरे, अच्छा ये जो तीनों AB BC और CA, ये एक ट्राइंगल के साइड थे, ठीक है। ABC एक ट्राइंगल है, AB BC और CA उनकी साइड से, और हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पूछा है ना। तो ये देखो, पहले मिटा रहा हूँ अब इसको मैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ये ट्राइंगल है ABBC, ये साइड हमने निकाल दी, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड का सम, यानी AB प्लस BC प्लस CA कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 प्लस 9, 10 19। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा, ठीक है। अगला करते हैं 54। Which of the following statement is false? Two obtuse angle can form a linear pair. Obtuse angle 90 से ऊपर होता है, 90 से कम होता है। हिंदी मीडियम से होना तो होगी कंफ्यूजन।
पॉज कर लेना। एंगल, एंगल, हाँ, ऑब्ट्यूस एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है। अब क्या बोला है कि टू ऑब्ट्यूस एंगल कैन फॉर्म ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो होता है वो 180 का एंगल बनाता है। अब एक ही एंगल का जो सम है 90 है, एक ऑब्ट्यूस एंगल का, तो टू ऑब्ट्यूस एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 प्लस हो जाएगा ना। टू ऑब्ट्यूस एंगल का सम 180 प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा लीनियर पेयर नहीं बनाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर वो क्या कहते हैं यार, लीनियर पेयर 180 के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या कह रखा है, टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। टू एक्यूट एंगल है जो कि क्या होगा, लेस देन 90 है। एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है ना, बी मान लेते हैं लेस देन 90, तो इनका सम भी क्या होगा, ए प्लस बी लेस देन 180। तो ये भी लीनियर पेयर नहीं बना रहे, तो सेकंड ऑप्शन में हमारा गलत है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स एड अप टू 180। सप्लीमेंट्री बोलते, सप्लीमेंट्री तो 90 डिग्री होता है ना, 180 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते शायद, फिर से देखना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री एंगल अप टू एग्जैक्टली हाँ, ठीक है, तो फिर हम्म, हाँ, तो थर्ड ऑप्शन क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, एक दूसरे के ऑपोजिट बने हुए वर्टिकली। वर्टिकल लाइन कौन सी है, ये देख लो, वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के अपोजिट है ये एंगल, है ना। तो आर ऑलवेज इक्वल, क्या ये सही है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, लेट मी थिंक, वर्टिकली, हाँ, ऑलवेज इक्वल ही होते हैं, ये हमेशा इक्वल होंगे। एक बार इसका मेरे ख्याल से 4 का 1, यानी 1 बता रहा है, 154 का कैन फॉर्म है फर्स्ट बता रहा है। अरे, हमें इसमें पता लगाना है कि फॉल्स ऑप्शन कौन सा है। तो देखो, पहला जो ऑप्शन मैंने बताया था आपको कि क्या था, टू ऑब्ट्यूस एंगल कैन फॉर्म ए लीनियर पेयर, ए मान लेते हैं ग्रेटर देन 90, ठीक है, बी ग्रेटर देन 90। ऑब्ट्यूस एंगल है, क्यों है, क्योंकि दोनों 90 से ज़्यादा बना रहे हैं, और ऑब्ट्यूस एंगल ये होता है जो 90 से ज़्यादा बनाता है। तो ए प्लस बी ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, तो ये लीनियर पेयर नहीं बना सकते, लीनियर पेयर 180 का होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। सेकंड ऑप्शन भी नहीं बना सकता है ना। सेकंड, टू एक्यूट एंगल भी मैंने आपको बताया था कि दो एक्यूट एंगल 90, बी भी है 90, तो ये भी हमारा जो है लीनियर पेयर नहीं बना सकता है। लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, तो एक्यूट, दो एक्यूट एंगल भी हाँ लीनियर पेयर नहीं बना सकता। पर सेकंड ऑप्शन हमारा कह रहा है कि टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, टू एक्यूट एंगल कैन नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, तो सेकंड ऑप्शन भी तो यही कह रहा था, सेकंड ऑप्शन सही है हमारा। और जो थर्ड ऑप्शन बताया था कि दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हाँ इक्वल होते हैं, अभी बताया थोड़ी देर पहले, है ना। किस बताया था, ये ये है ना, ये वर्टिकली है, तो ये दोनों एंगल वर्टिकली हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री, मतलब
दो जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ना उनका सम करते तो 180 डिग्री आता है। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा सही है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो करते हैं तो उसका जो सम आता है वो 90 डिग्री तक आता है ना। तो अगला चलते हैं 55 वाला क्या कह रहा है, द ग्राफ बिलो शोज द नंबर टाइप ऑफ कॉइन टीना एंड डेविड हैव सेव्ड। ठीक है, तो विच स्टेटमेंट इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द इंफॉर्मेशन इन द ग्राफ। हमें ग्राफ दे रखा है और जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो रीना का है और जो ग्रे वाला है वो डेविड का है। तो द कंबाइंड वैल्यू ऑफ ऑयल कॉइन्स रीना हैज सेव्ड इज लेस देन 10। मतलब रीना के कंबाइंड सभी कॉइन्स को कंबाइंड कर देते हैं तो उनकी जो वो सभी पैसे है वो 10 रुपीज से कम है। ठीक है, 25 पैसे का कॉइन है वो कितने हैं उस रीना के पास, 50 कॉइन है 25 पैसे के प्लस ये पैसे है। ठीक है, जो 10 पैसे के कॉइन है वो 80 है, 80 कॉइन है 10 पैसे के प्लस 1 पैसे के 100 कॉइन है, 100 कॉइन है 1 पैसे के। तो टोटल कितना होगा, 25 ही हो जाएगा मेरा 1250 पैसे प्लस ये हो जाएगा 800 पैसे, ये 100 पैसे। इसको रुपीस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड, ये कितना हो जाएगा 12.5 रुपीज, 8 रुपीज, 1 रुपीज, टोटल कितना हुआ ये 20.5, 21.5 रुपीज। और हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है कि टोटल कंबाइंड जो कि लेस देन 10 है, जो कि ट्रू नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगला क्या कह रहा है, अगला ऑप्शन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10 पैसे कॉइन्स रीना हैज सेव्ड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द 5 पैसे कॉइन्स डेविड हैव सेव्ड। मतलब रीना ने 10 पैसे के जितने सिक्के इकट्ठे किए हैं वो डेविड के 5 पैसे के जो सिक्के इकट्ठे किए उससे ज्यादा है। तो देखते हैं रीना के 10 पैसे कितने सिक्के, 80 इंटू 10 पैसे, किसके, ये रीना के। और डेविड के कितने हैं, डेविड के 5 पैसे के 70 कॉइन्स है, 70 कॉइन्स 5 पैसे के। तो ये कितना होगा 800 यानी 8 रुपीज। ये हो जाएगा हमारा 350 पैसे यानी 3.5 रुपीज। तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि रीना हैज सेव्ड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ 5। मतलब रीना ने डेविड से ज्यादा पैसे इकट्ठे किए हैं 10 कॉइन्स के सिक्कों मिलाकर और डेविड ने 5, तो 10 ग्रेटर देन, तो ये सही है। 8 ज्यादा है या 3.5, 8 ज्यादा है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं 55 का सेकंड, 55 का सेकंड सही है हमारा। अगला करते हैं 56। क्या a एंड b आर स्क्वायर नंबर, द LCM ऑफ a and 140 is 560 and LCM of b and 140 is 700। मतलब बोल रखा है कि LCM of a and b equals to 140, नहीं, LCM of a and 140 equals to 560, LCM of a b and 140 is 700। अब देखो, ठीक है, 140 का फैक्टर क्या होगा, 140 का फैक्टर होगा ना 2 इंटू 2 इंटू 2 35, फिर उसके बाद 35 का किससे 5 इंटू 7, ये 140 का फैक्टर है। और फिर 560 का निकालते फैक्टर कितना होगा, ये 2 इंटू 2 240
280, 140, 140, 70, अरे 140, 70, 35, 5, 7, और 700 का निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2, 350, फिर 175, 175, 3 से नहीं होगा, 5 से करना होगा, 175 जो 5 से करूँगा तो कितना आएगा, 175, 25, 8, 5, 35, 35, 35, 3 या 15, 3, 5, 5, फिर रुक जाइए, कितना था, 350, 350, 175, फिर करा, फिर 35 है, 35, और 35 का करा तो 7, 7, ये फैक्टर निकल के आए हैं, है ना। तो ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, अरे पूरा नहीं मिटाना था, 56, तो जो 140 का फैक्टर 2 की पावर स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, 560 के फैक्टर आए 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। तो ये ना बहुत सवाल है, बहुत देर लग गई इसको, इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7, ठीक है, फैक्टर निकले। अब क्या बोल रखा है, ए और जो 140 का फैक्टर है 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये होगा 560, 2, 4, 5 इंटू 7। अब देखो 560 में 5 भी अवेलेबल, 7 ही अवेलेबल है, 2, 4 अवेलेबल है और 2 स्क्वायर अवेलेबल है, तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, ए क्या हो सकता है, मतलब 5 तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना, 7 भी अवेलेबल है, तो 5 और 7 तो नहीं हो सकते हैं, है ना, तो 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर ऑलरेडी है, लेकिन इसमें कमी कितने की है, 2 की पावर 2 का, यानी अगर रुको, मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है, 5 7 35, 560 होगा, ये इसमें 40, हाँ, यानी मतलब ए में ए 4 हो सकता है ना, और हमें कुछ दे रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी, अच्छा मैक्सिमम निकल भी जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में एलसीएम में निकल ही जाएगा, है ना। तो जो a है वो हमारा 2 की पावर 4 होगा, क्यों होगा, 2 की पावर 2 तो दोनों में कॉमन है ना, तो उसका तो एक बार, लेकिन फिर 2 की पावर जो 2 एक्स्ट्रा आई है उसका मल्टीप्लिकेशन है 560 आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है 140 हो रहा है, 560 बनाने के लिए हमें 2 की पावर 2 और चाहिए, 2 की पावर 2 ऑलरेडी है, पर वो तो जब एलसीएम लेंगे तो कॉमन में ही निकल जाएगी ना, 2 की पावर 2 तो ऑलरेडी है, यानी देखो करके बता देता हूँ, मान लेते 2 की पावर 2 है, 4 और 140 का 2 की पावर 2 यानी 4, मान लेते ए की जो वैल्यू 2 की पावर 2 है, तो जब मैं एलसीएम लूंगा 2 की पावर 2 70, 2 की पावर 1 35, तो ये जो 2 तो 140 में आ रहा था, वही 2 हम ये इसमें भी निकल गया है। अब इसका देखो 7 5 सॉरी 5 1 7 7 1 1, तो इसका एलसीएम लेने पर तो ये सेम ही 2 की पावर 2 5 इंटू 7 140 का ही फैक्टर निकल के आया, तो इसकी वैल्यू क्या होती, 140, इसका एलसीएम क्या होता है 140, ए की वैल्यू जब मैं 4 रखता हूँ तो 140 ही एलसीएम आ रहा है, तो यानी ए की पावर 2 तो नहीं हो सकती, 2 से ज्यादा ही होगी, इसमें कितने की कमी है, 4 की कमी है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 और हो जाएगा, यानी 4 4 16 हो जाएगा। अब 16 का करके देख लेते हैं, 16 क्यों आया 16, क्योंकि देखो कमी इसमें कितने की थी 560 होने के लिए 2 की पावर 2 की, अगर ए की वैल्यू में 2 की पावर 2 लगता हूं तो वो तो इन दोनों का कॉमन ही हो जाएगा, तो उसका तो मल्टीप्लीकेशन होकर ये आएगा ही नहीं, लास्ट में उसका मल्टीप्लीकेशन होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन आ गए, तो मेरे को 2 की पावर 2 और बढ़ानी पड़ी, क्योंकि 2 की पावर 2 की जरूरत थी, 2 की पावर 2 एक तो ऑलरेडी कॉमन आ चुकी है, तो उसमें 2 की पावर 2 और बढ़ा दी है,
अब इसका एलसीएम करके देखते हैं, है ना। क्या करूँगा, 16, 2 की पावर 2 माना यानी 16 और 140, इसका एलसीएम लेता हूँ, 2 8 70 2 4 35। अब देखो ये जो 140 के जो 2 स्क्वायर आए थे वो तो निकल गए हैं, 140 के 2 के स्क्वायर आए थे वो तो निकल गए, जो कॉमन थे वो तो निकल गए, इसका भी इससे एलसीएम हुआ तो जो 2 कॉमन थे वो तो निकल गए। अब जो आ रहा है वो केवल और केवल 16 के इसके लिए आ रहा है, 2 35। देखो 35 ऐसा कैसे आया है, 2 1 35 ऐसा कैसे, तो ये तो दो कॉमन थे 60, मतलब 16 और 140 में, तो मैं केवल और केवल 2 की पावर स्क्वायर नहीं लगा सकता था। अगर 2 की पावर स्क्वायर यानी 4 लिखता यहाँ पे तो 2 मन को इसमें निकल जाते, और 140 के लिए एक्स्ट्रा 2 4 का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता और 560 एलसीएम आता ही नहीं। तो अब तो 2 की पावर 2 मैंने और एक्स्ट्रा ऐड करे हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 2 4 4 4 16, 1 7 7 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, क्या आ रहा है, 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, ये आ रहा है ना हमारा 560 का फ्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या, एलसीएम क्या होगा, 560। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, कि दोनों में कॉमन क्या है वो निकाल के। तो ए की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी है, ये 2 की पावर 4 यानी 16। अब बी की निकालते हैं, बी में किस किस का एलसीएम हो रहा था, ये इसको हटा देता हूँ मैं एक बार, ये सब आप नोट करते जाओ, है ना। अब ए की वैल्यू हमारी निकल गई है 2 की पावर 4 यानी 16, ए की वैल्यू निकल गई 16। अब बी की बारी है, बी का एलसीएम किसके साथ हुआ था, बी का एलसीएम हुआ था 700 के साथ, नहीं बी का एलसीएम हुआ था 140 के साथ, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 और एक ना 700, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, अरे ये ठीक है। अब बी की क्या हो सकती है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें कमी किसकी है, देखो कहाँ गया, 700 का एलसीएम ही आया था ना, 2 350, फिर 350 का 175, एक मिनट 175, हाँ फिर 5 से किया था, 5 से किया था जो आएगा 15, 525, फिर वापस 5 से किया 5 पर, ये नहीं है 700 का एलसीएम जो किया था, 2 350 2 175 5 5 3 या 15, यही तो है, 5 7 जा 7 1 जा, यही तो है, सॉरी सॉरी, यही है, चलो ठीक है करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो 5 है हमारा, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 की पावर स्क्वायर इसके पास भी है, 5 इसके पास 5 स्क्वायर है, 7 इसके पास है, 7 इसके पास भी है ना। तो 5 स्क्वायर मतलब केवल और केवल 5 की कमी है, मतलब केवल और केवल 5 की पावर 1 का डिफरेंस है दोनों में। तो मैं केवल और केवल बी बी की वैल्यू 5 1 तो नहीं लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ, अगर लिखता हूँ तो उसका एलसीएम जो जो 5 है वो दोनों कॉमन में आ जाएगा और कट जाएगा एक बार में। ठीक है, इसका आंसर 400 ऐसा कुछ है, अगर 5 स्क्वायर 25, हाँ आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्यों, दोनों डिफरेंस कितने का है, 5 की पावर 1 का है, मतलब कैसे ना कैसे करके मेरे को 5 की पावर 1 तो ऐड करनी ही पड़ेगी, है ना। तभी जब उस 5 की पावर 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरा 700 आएगा। अब चलो बी की वैल्यू में 5 मान लेता हूँ, क्योंकि 5 की पावर 1 का तो दोनों में कैसे भी करके मेरे को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 और क्या है 140, तो देखो 5 1 जा 5, और ये नहीं पहले 2 से होगा ना, और क्या था 5 साथ में 70 5 2 35 5
5 7 1। अब देखो ये 5 का दोनों में कॉमन में एक ही बार में आ गया है, तो केवल और केवल 5 की पावर 1 रखने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा 5 आया ही नहीं उससे। जब एक्स्ट्रा 5 है ही नहीं, एक्स्ट्रा 5 बचा ही नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करूंगा मैं, कैसे कर पाऊंगा एक्स्ट्रा 5 में उसका मल्टीप्लाई। 7 1 क्या बनाइए, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, वही 140 ही तो बना है। एक बी को मैंने एक 5 माना, अब उसका जब मल्टीप्लाई एलसीएम लूंगा तो ये 5 कॉमन ही है, दोनों में कॉमन ही एक ही बार में कट जाएगा, तो एक्स्ट्रा 5 है ही नहीं, और मुझे एक्स्ट्रा इसके इनटू में एक्स्ट्रा 5 चाहिए, तब जाके ये 700 बनेगा। तो 5 की पावर 1 तो मैं नहीं कर सकता, एक और ऐड कर देता हूँ, 5 की पावर 2 कर देता हूँ, क्योंकि चाहिए तो एक ही है। 5 की पावर 2 करने पर क्या बनेगा, ये 5 की पावर 2 करने पर ये बनेगा 140 और 25। तो करते हैं 270 25 235 25 5 7 5। अब देखो ये 140 का था, एक 5 से उसका खेल खत्म हो गया, ये जो एक 5 कॉमन आ रहा था दोनों में उसका खेल खत्म हो गया। अब ये मेरे पास एक्स्ट्रा 5 आ चुका है मल्टीप्लीकेशन में, अब यही एक्स्ट्रा 5 मेरे को 700 बना के देगा, करके देखे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, फ्रैक्शन निकल गया, 700 का फ्रैक्शन ही है, 2 या 4 4 इंटू 25 100 और 100 इंटू 7 700। तो b की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू आई है 25। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, क्या करना पड़ा कि दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, मैं b की वैल्यू क्या रखूं, b की वैल्यू पहले सबसे पहले मैंने डिफरेंस देखा, दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस केवल और केवल मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 का था, तो b को 5 की पावर 1 मान लूंगा मैं, तो वो तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, दोनों कॉमन निकल ही जाएगा ना वो, क्योंकि एक 5 इसमें भी एक 5 इसमें भी, वो 5 5 कट जाएगा आपस में, तो मुझे एक 5 और ऐड करना होगा ताकि इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन और वो इससे हो। सेम उसमें भी यही करा था, ए उसमें 2 की पावर 2 का डिफरेंस था, तो ए को मैंने जब 2 की पावर 2 का माना मैंने, तो एलसीएम लेने पर वो दोनों कॉमन आएगा, तो और मेरे पास एक्स्ट्रा 2 की पावर 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने क्या करा 2 की पावर 2 और ऐड किया, तो टोटल की ना 2 की पावर 4 मान लिया, तो जो कॉमन था 2 की पावर 2 वो तो कट गया है ना, बचा क्या एक्स्ट्रा में 2 की पावर 2 का हमारा एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन हो गया था, और मेरा एलसीएम 560 निकल के आ गया था। तो यहाँ से a की वैल्यू आई है 16 है ना, b की वैल्यू आई है 25, और हमें क्वेश्चन पूछा कि एलसीएम ऑफ a एंड b करते हैं, कितना होगा 16 25 कुछ नहीं वही होगा 8 25 2 4 25 2 2 25 2 1 25 5 1 5 5 1 1। तो क्या है हमारे से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, कितना हो गया 2 2 या 4 4 2 या 8 और 16 16 5 जा 80 85 जा 400, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट 400 है। ठीक है, थोड़ा टफ था क्वेश्चन, पर आप दिमाग लगा करोगे तो हो जाएगा ये भी, है ना, मुझे भी लगा था जब फर्स्ट मैंने देखा था। तो अगला चलते हैं, 1 मिनट इसको देख लो, है ना, पिछले वाला पोस्ट करके देख लेना इससे पहले जो जो भी लिखाया था। अब चलते हैं हमारे 57 की तरफ। 57 क्या कह रहा है 57, इफ a रेशियो b इज a डिवाइड बाय b इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय 4, ठीक है, b रेशियो c जो है वो दे रखा है 5 डिवाइड बाय 6, तो हमें c रेशियो a निकालना है। कैसे निकालूं, इन दोनों का डिवाइड कर देता हूँ, कर दूं, तो नहीं मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी डिवाइड बाई सी, डिवाइड भी कर सकता था मैं, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं, 3 डिवाइड बाई 4 5 डिवाइड बाई 6, बी से बी कटा 3 1 जा 3 2 जा
तो a डिवाइड बाय c का रेशियो आया है 5 डिवाइड बाय 8। हमें किसका निकालना, c डिवाइड बाय a का। तो c और उल्टा कर देता हूँ, तो क्या आया है रेशियो 8 बाय 5। रेशियो हमारा 8 बाय 5। बहुत सिंपल था ये, है ना। अगला है 58। ए मैन्स मंथली सैलरी इज ₹X। मैन की मंथली सैलरी X रुपीज है, ठीक है। इफ हिज एक्सपेंसेस पर डे ₹Z, मतलब डेली के वो X Z स्पेंड करता है, Z रुपीज स्पेंड करता है, ठीक है। तो व्हाट आर ही सेविंग इन ए नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर वो होता है ना जिसमें फरवरी में 29 डेज आते हैं, तो उस ईयर में 366 डेज हो जाते हैं, है ना। तो नॉन लीप ईयर क्या हो जाएगा, जिनके फरवरी में 28 डेज आते हैं, सालाना 365 डेज होते हैं। तो हमें बोला है कि उसकी पूरे साल भर की सेविंग्स कितनी हो जाएगी। तो हर महीने वो ₹X कमा रहा है, तो पूरे 12 महीने में कितने कमाएगा, पूरे एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 इंटू X, ये उसने 12 महीने में कमाए हैं। और डेली के स्पेंड कितने करता है, Z, यानी जो, और नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, और डेली के Z वो खर्च करता है। तो कितने पैसे बचे उसके बाद, 12 मंथ इंटू पर मंथ की सैलरी माइनस 365 डेज, है ना। और उसकी हर डे की Z की वो स्पेंड जो करता है, तो ये है 12 माइनस 365। क्या एक महीने में ₹X कमा रहा है, तो पूरे के पूरे 12 महीने में कितने में कमा लेगा, 12X 12 महीने में, यानी 365 में वो 12 महीने यानी कितने 365 डेज, 365 में वो 12X कमा लेगा। अब हर एक दिन में वो Z खर्च कर रहा है, तो 12X जो कि उसके साल भर की कमाई है माइनस 365 इंटू Z, है ना। तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही था। देख लो इसको, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। 59 वाला क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय 357 इन विच नो डिजिट इज रिपीटेड। क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स इन विच, अच्छा, मतलब हमें 357 से जितने भी डिजिट बन रही है उनका सम करना है। अब एक कंडीशन, 357 से तो बहुत सारी वो नंबर्स बन जाएंगे, 357, 358, 359, नहीं सॉरी 333, 357, 355, है ना, 375, 377, फिर आएगा हमारा 537, 533, 537, फिर 537 हो गया, 573, 573 भी हो गया, 577, बहुत सारे। लेकिन हमें बोला गया है कि डिजिट जो है रिपीट नहीं होने चाहिए, तो ठीक है इसको करते हैं। पहला नंबर हमारा बनेगा 357, उसके बाद क्या बना सकता हूँ मैं, 357 के बाद 375। बढ़ते बढ़ते ऑर्डर में चलते हैं हम, नंबर्स के बढ़ते ऑर्डर में चलते हैं। तो देखो 357, 375 नंबर रिपीट नहीं हुए, मैंने क्या करा, उल्टा कर दिया, है ना। तो और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं ये। अब चलते हैं 5 पे, 537, 573, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 5 हो गया, 7 की तरफ चलते हैं, 5 7 3 5 7 5 3, नंबर रिपीटेड नहीं हो रहे किसी में भी, देखो, है ना, मतलब आपस में रिपीटेड नहीं हो रहे। तो ये हमारा टोटल निकला है, ये कितने डिजिट पॉसिबिलिटी निकली, 6। इसका हम सम करते हैं, तो 14 और 10 24, 24 और 6 30, 0 3, इसका सम कितना होगा, 5 7 12, 15, 15 और ये 20 30 33, 3 3 6 6 और 14 20 20 और 10 30 33, ये हमारा आंसर है 330। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। बहुत सिंपल था ये, बस थोड़ा पॉसिबिलिटीज लगा के हमें नंबर बनाना था। 60 क्या कह रहा है, XY माइनस
वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस वाई एक्स माइनस 3y माइनस एक्स जेड, ठीक है, फिर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या एक्स वाई और वाई एक्स आपस में सेम है? एक्स नहीं है ना, वो वहां चला गया। क्या एक्स वाई और वाई एक्स आपस में सेम है? हाँ है। बस इनको उल्टा लिख दिया है। मान लो एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना आया? 4। एक वाई की वैल्यू 2, एक 4 ही तो है। आप एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 1 है, तो कितना होगा? 1 इंटू 2, 2 2 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू 1 क्या है? 2 तो आएगा, इक्वल ही तो आपस में। तो ये जो वेरिएबल है इनको मैंने उल्टा करके लिख दिया, पर ये दोनों है सेम ही, है ना। ऐसे ही दूसरे वेरिएबल भी हो सकते हैं, वाई जेड जेड वाई, है ना। तो चलो इसको पहले सॉल्व करो, आप लोग करो, आंसर क्या आता है आपका। और आपको ये 4 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, तो उसमें से करेक्ट कौन सा है? ठीक है, तो चलो एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस वाई एक्स, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3y प्लस का एक्स जेड, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस का एक्स वाई प्लस का जेड वाई, ठीक है। अब वाई एक्स और एक्स वाई सेम ही है, बस उनको उल्टा लिख रखा है। तो वाई एक्स से माइनस एक्स वाई गया, क्यों गया? वाई एक्स माइनस एक्स वाई, तो कट जाएगा आपस में। क्या बचा? एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, फिर ये कहीं ऊपर गया होगा ये माइनस भी, जेड एक्स माइनस क्या बचा अंदर? माइनस का 3y प्लस का एक्स जेड प्लस का जेड वाई। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स वाई माइनस का, ये देखो गया, अभी यहाँ से उठ के यहाँ गया, वाई जेड माइनस का जेड एक्स, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 3y माइनस का एक्स जेड माइनस का जेड वाई। अब क्या कट रहा है? अब कुछ नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। वाई जेड और जेड वाई सेम ही है ना, जेड एक्स और एक्स जेड सेम, ये पर दोनों माइनस माइनस के, तो आपस में जुड़ जाएंगे। एक्स वाई माइनस ये ना 3y माइनस का 2zx, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा? एक्स वाई प्लस का 2zx माइनस का 3y। कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? एक्स वाई प्लस का 2xz माइनस का 3y, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। तो ये आंसर था हमारा, बहुत ही सिंपल था, है ना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो जितनी कर सकते हो। मैं तो देखो आलसी आदमी, मेहनत नहीं करता हूँ, पर आप लोगों को कहूँगा कि मेहनत करो, ठीक है। थैंक यू।